उससे रिलेटेड जितना आपका क्वेश्चन आ रहा है उसको अभी मैं PDF के फॉर्म में भेज दूँगी आपको, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उन सबको एक बार कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आपके साइंस में ऐसा नहीं होता है कि बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं कि हमारे आसपास जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, मैटर। ठीक है, मैटर यानी द्रव्य। जैसे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव और द्रव्य ये दोनों समझ लेते हैं एक चीज़ है, एक चीज़ें नहीं हैं। द्रव मतलब लिक्विड और द्रव्य मीन्स मैटर। जो हमारे आसपास दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है, मैटर है। अगर हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो दो तरीके से ये क्लासीफाई होता है, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हम तीन तरीके से इसको चेंज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। फिजिकल मतलब जो हम बाहर से ही उसको देख के उसके अपीयरेंस यानी उसके कलर, उसके स्ट्रक्चर सबसे हम पहचान जाएँ कि ये क्या है। तो हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस हम देखते ही पहचान जाएंगे कि वो कौन से फेज में है। दूसरा आता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारा एलिमेंट होता है, कंपाउंड और जो है आपका हो गया मिक्सचर हो गया। तो जैसे कंपाउंड हमारा एलिमेंट्स आपको पता ही हैं, एलिमेंट्स हमारे जितने भी नोन हैं सबका एक सिंबल है, सब कुछ उसका फिक्स है। दूसरी बात कंपाउंड की आती है, कंपाउंड आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो होते हैं। इनऑर्गेनिक हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जब हम उसको मेटलर्जी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम जान जाते हैं कि हमारा कौन सा एलिमेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब जितना हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, जितनी हमारे लिए यूज़फुल है, जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं खुद के लिए, ये सब आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मिक्सचर की बात ले लीजिए, मिक्सचर आपके दो तरह के हो गए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा। हेट्रो मीन्स अलग अलग। जैसे मान लीजिए चीनी है और नमक है, चीनी को हमने क्या किया, पीस दिया। अगर हम उसको ग्राइंड कर देते हैं तो अगर हम पहचानना चाहें कौन सा चीनी है कौन सा नमक तो हम नहीं पहचान पाएंगे, उसको हमें टेस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका केमिकल अपीयरेंस एक जैसा हो गया, दोनों वाइट वाइट से दिखेंगे। तो अगर हम चीनी के साथ चीनी को मिक्स कर दें तो ये क्या बनेगा, होमोजीनियस बनेगा, और नमक के साथ नमक को तो होमोजीनियस, यानी सेम। जब सेम चीज़ों को हम मिक्स करते हैं तो बनता है होमोजीनियस, और जब हम डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, हेट्रोजीनियस। अगर हम चीनी के साथ नमक मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। दोनों चीज़ें हमारी अलग अलग। ये तो पूरा क्लासिफिकेशन है कि मैटर जो हमारे आसपास हमें दिखाई देता है वो किस तरह से क्लासीफाई है। दूसरा मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक वर्ड आपका मोल लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं, तो अगर मोल अगर हम पार्टिकल के फॉर्म में देते हैं तो क्या वैल्यू होती है उसकी, 6.023 10⁻23। अगर हम पार्टिकल के फॉर्म में लेते हैं तो उसका डिजिट ये होता है, और अगर हम वॉल्यूम के फॉर्म में लेंगे तो क्या होता है, 22.4 लीटर एट NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये क्या है आपका रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर। जो हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। जो जनरली हमारा जो टेम्परेचर लाई करता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। इस कंडीशन पे जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4। एक ये हो गया। दूसरा बताइए, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, मैंने बताया था पिछली बार, रॉबर्ट बॉयल। आप लोग सब भूल जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लैवोसियर। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लैवोसियर। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, ये तीनों क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री हो गए रॉबर्ट बॉयल, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लैवोसियर, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री PC रे। तीनों में यहाँ नाम लिख दे रही हूँ। फादर ऑफ केमिस्ट्री लैवोसियर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री PC रे, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। ये तीनों आपको लर्न करना है।
इसके बाद आ जाती है कि अर्थ क्रस्ट में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन से कम पाए जाते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट यानी भूप्रटी में, पीछे से आगे बेटा बैठ दो बस। भूप्रटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, भूप्रटी में सबसे ज़्यादा जो पाया जा रहा है वो है ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, एक तो हो गया आपका अर्थ क्रस्ट यानी हमारी भूप्रटी में जो पाया जा रहा है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, दूसरा सिलिकॉन होता है, तीसरा एल्युमिनियम होता है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम। 49%, 26%, 7%। हो सकता है पहला ना पूछे दूसरा पूछ ले या तीसरा पूछ ले। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, पहला ऑक्सीजन हो गया, दूसरा सिलिकॉन हो गया, तीसरा एल्युमिनियम हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ऑक्सीजन, ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एयर, हवा में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है, आपका हैवीएस्ट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट एलिमेंट आपके नेचुरली जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? यूरेनियम। सबसे ज़्यादा जो हैवीएस्ट एलिमेंट जो आपका पाया जा रहा है वो क्या है? यूरेनियम। ये आपके इस तरह से एलिमेंट्स पाए जाने का पूछ लिया जाएगा। ये तो हो गया एलिमेंट। अगर पूछ लिया जाए मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, एलिमेंट में आपका मेटल और नॉन मेटल, मेटोलाइट सब आता है, लेकिन अगर आपसे मेटल पूछ लिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा एल्युमिनियम। ठीक है, इसके बाद इसको लिख लीजिए एल्युमिनियम। ये आपका आंसर है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। ये है आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एयर, नाइट्रोजन। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, एल्युमिनियम। हैवीएस्ट एलिमेंट यूरेनियम। ठीक है, ये आपका एक साथ हो गया सारा। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। विटामिन B12 कोबाल्ट। इन तीनों को एक साथ याद कर लीजिए। जैसे वो एक सीरीज आपका हो गया वैसे एक सीरीज ये हो गया और एक सीरीज ये हो गया। ये तीनों चीजें एक साथ, सारी चीजें याद करने की आदत डाली, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जा रहा है? आयरन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। विटामिन B12 में कोबाल्ट। ठीक है,
में आपकी 5 थ्योरीज अभी तक आई है। सबसे ओल्ड थ्योरी आपकी है जॉन डाल्टन मॉडल, उन्होंने दिया। उसके बाद है जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, इसके बाद बोर्ड एटॉमिक मॉडल, सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। सबके बारे में बस मेन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैंने पढ़ाया था पूरा, तो पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, एज अ रिविजन। सबसे पहला देख लेते हैं जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल क्या कहता है आपका। डाल्टन ने कहा था कि जो आपका एटम है वो अनडिविजिबल पार्टिकल है। ये ऐसा अल्टीमेट पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी इन्होंने एटम के अविनाशिता का सिद्धांत दिया था। आपके में एक लाइन ये पूछी जाती है कि द्रव्य के अविनाशिता का सिद्धांत किसने दिया था। अविनाशिता मतलब उसे डिस्ट्रॉय हम नहीं कर सकते हैं, ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक लाइन का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव्य के अविनाशिता का सिद्धांत किसने दिया। जॉन डाल्टन ने। और सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी आपकी यही थी। इन्होंने यही कहा था कि जो हमारा एटम है वो अनडिविजिबल पार्टिकल है, हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये खुद चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है इसका और रीअरेंज हो सकता है, लेकिन ये फर्दर चेंज नहीं होगा। अगर कोई आपके दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट में जो एटम्स हैं उन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसका साइज स्ट्रक्चर जो एक एलिमेंट में एटम है सब इक्वल होंगे। लेकिन अगर दूसरा एलिमेंट ले लें, मान लीजिए एक हमने गोल्ड ले लिया, एक सिल्वर ले लिया, तो हमारे गोल्ड और सिल्वर में जो एटम्स होंगे उनके पर्टिकुलर एटम की सबकी प्रॉपर्टीज एक होगी। यानी गोल्ड वाले सारे एटम्स एक जैसे और सिल्वर वाले सारे एटम्स एक जैसे, यानी इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जॉन डाल्टन ने बस इतना ही बताया। इसके बाद इन्होंने जे थॉम्सन ने क्या किया, इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया कि ये थ्योरी ऐसी नहीं है। जो हमारा एटम है ये हमारा कई फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, ऐसा नहीं है कि हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स की इन्होंने बात की। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है। फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके हमारा एटम बना हुआ है। अब हमारे ये जो पार्टिकल्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक है स्टेबल, एक अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब पता चल रहा है आपको, स्थायी, जो चीज स्थायी हो। और अनस्टेबल का मतलब जो चीज क्रिएट भी होती रहे और डिस्ट्रॉय भी होती रहे, बनती भी रहे और बिगड़ती भी रहे। तो हमारा स्टेबल में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और इसमें अनस्टेबल में आ जाएगा मेसॉन पार्टिकल्स, फ्री, ये आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ये हैं स्टेबल पार्टिकल्स। ये आपके डिस्ट्रॉय नहीं होते। और आपके अनस्टेबल में आ जाएगा मेसॉन और फ्री न्यूट्रॉन। फ्री न्यूट्रॉन का मतलब है कि जब ये अकेले पाए जाएंगे, फ्री मतलब है नेटिव स्टेट, यानी फ्री, उनके वो किसी के साथ कंबाइन ना हो। जैसे एटम में आपका न्यूट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन के साथ रहता है न्यूक्लियस के अंदर, तब वो स्टेबल है। लेकिन अगर ये फ्री है तो ये इसका टाइम पीरियड होता है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड 17 मिनट। 17 मिनट में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ये फ्री स्टेट में है तो इसका एवरेज जो लाइफ होता है वो सिर्फ 17 मिनट होता है। 17 मिनट में ये फर्दर आपका खत्म होगा। तो इन्होंने जे थॉम्सन ने एक तो ये बताया कि फंडामेंटल पार्टिकल है। इस तरह से इन्होंने डिस्कार्ड किया कि जो जॉन डाल्टन की थ्योरी थी वो सही नहीं थी। एक तो इन्होंने ये बात बताई। दूसरा, थॉम्सन ने ये बताया कि जो आपका, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो जैसे वाटरमेलन होता है, मान लीजिए वाटरमेलन में जो काले काले बीज होते हैं हमारे, वो क्या हैं, उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन मान लें तो हमारा जितना रेडियस पार्ट होता है वो हम अगर पॉजिटिव चार्ज मान लें तो हमारा पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला रहता है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में पाए जाते हैं जो कि उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करते हैं। यानी हमारा इस तरह से रहेगा कि जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने ही निगेटिव होंगे, तभी तो न्यूट्रल रहेगा।
न्यूट्रल का मतलब यही है कि जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव। तो हमारा निगेटिव इस तरह से फैला रहता है कि वो एटम को न्यूट्रल बना के रखता है। तो ये बताया था थॉमसन ने, और थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हमारा लड्डू होता है तो लड्डू में बीच बीच में वो पड़ा रहता है, काजू वाजू पड़ा रहता है, किशमिश पड़ा रहता है। तो वैसे ही हमारा ये काजू किशमिश जो काम कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है, और पूरा लड्डू हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये पूछ लिया जाता है प्लम पुडिंग मॉडल इज, तो आपको कहना पड़ेगा प्लम पुडिंग मॉडल इज थॉमसन मॉडल। तो आपको पता होगा तभी तो आप बताएंगे। जो वाटरमेलन स्ट्रक्चर है, प्लम पुडिंग मॉडल है, ये सब क्या है, थॉमसन मॉडल। इन्होंने अपनी थ्योरी को इससे रिजेंबल करते हुए बताया था कि हमारा पॉजिटिव चार्ज पूरे में सर्कुलेट है, लेकिन नेगेटिव चार्ज उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए इस तरह से उसमें फैला हुआ है। ये किसने बताया, जे थॉमसन। थॉमसन ने आयनाइजेशन थ्योरी को, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी को और थर्माइनिक इमिशन को सबको एक्सप्लेन किया। ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने किसको किसको एक्सप्लेन किया था, आयनाइजेशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और थर्माइनिक इमिशन को। तीन चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये सिर्फ स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हुआ था इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो तीन चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। स्कैटरिंग को फिर किसने एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड। ठीक है, दो थ्योरीज को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जॉन डाल्टन ने क्या बताया, एटम हमारा नॉन डिविजिबल पार्टिकल है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन चेंज नहीं हो सकेगा। ये सिर्फ रीअरेंज हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं होता है। इसको फिर डिस्कार्ड किसने किया, जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने। इन्होंने बताया कि जो एटम है आपका, ये फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम इसको तोड़ नहीं सकते, छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके बना है, ये बताया थॉमसन ने। और थॉमसन ने अपनी थ्योरी को वाटरमेलन स्ट्रक्चर और प्लम पुडिंग मॉडल से रिसेंबल करते हुए बताया। और इन्होंने थर्माइनिक इमिशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और आयनाइजेशन को, तीनों को एक्सप्लेन किया। सिर्फ ये स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, दो थ्योरीज हो गई। तीसरे को हम फिगर से समझते हैं। देखिए, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें ये समझना है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पोलोनियम ले लिया। यहाँ से फिर इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करानी शुरू की, और यहाँ बीच में लेड ले लिया। इसके बाद इन्होंने गोल्ड फॉइल ले लिया। गोल्ड फॉइल हमारा इसलिए हमने लिया है कि ये बहुत ही पतला, सबसे ज़्यादा पतला हम इसी को कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा थिन हमारा ये है, देखिए कितना है, 0.004 सेंटीमीटर। इसका जो है थिकनेस बस इतना ही है। तो इससे फिर इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस हमने ले लिया।
अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस बीच में हो गया, ये पूरा एटम है हमारा, एटम को हमने आधा करके दिखा दिया आपको, ये न्यूक्लियस है और ये पूरा एटम है। न्यूक्लियस हमारा बीच में रहता है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा खाली प्लेस भी रहता है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। तो जब अल्फा पार्टिकल के वहाँ बॉम्बार्डिंग कराई जाती है तो ज़्यादातर हमारे जो यहाँ आएंगे वो क्या होते हैं, जितनी अल्फा पार्टिकल्स आएंगे वो सीधे निकल जाते हैं। ज़्यादातर जब खाली है प्लेस तो क्या होगा, आएंगे ऐसे ऐसे निकलते जाएंगे। बस ये जितने में आपका न्यूक्लियस है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, इतना भी नहीं रहता है, ये सिर्फ जरा सा इतना रहता है। अब इतना अगर रहेगा तो यहाँ जो टकराएगा वो तुरंत रिबाउंड हो जाएगा। रिबाउंड मतलब जहाँ आ रहा है वहीं वापस चला जाएगा, जिस पाथ से आया उसी पाथ पे रिबाउंड हो जाएगा, वापस हो जाना। ये बहुत रिजिड होता है, अगर ये रिजिड ना रहे तो क्या होगा, इसको पार करते हुए चला जाएगा, लेकिन ये इतना रिजिड होता है कि उसको अल्फा पार्टिकल को तुरंत बाउंड होना पड़ता है। ठीक है, तो यानी ये इतना कम छोटा होता है और रिजिड होता है, इसी वजह से ये जो पीछे रिबाउंड होकर चले जाते हैं। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो मोर देन 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएशन होगा। सिर्फ 20,000 में एक पार्टिकल ऐसा होगा जो कि रिबाउंड होता है। लगभग अगर 20,000 पार्टिकल आके इसमें टकराए तो उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा होगा जो रिबाउंड होके जाएगा। तो आपका इससे ये पहली बात तो ये चीज़ें प्रूफ हो रही है कि लगभग 99% आपके जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे चले जा रहे हैं, लगभग 99%। तो आपको ये बता रहा है कि ज़्यादातर स्पेस जो है वो क्या है, खाली है। ये बता रहा है, ये जो 99% अगर निकल के सीधे चला जा रहा है तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज ब्लैंक, यानी खाली है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, ये जो इसका नाम है। इसके बाद आपका सिर्फ 1% ऐसे हैं जो कि मोर देन 90% डिफ्लेक्शन होता है, और सिर्फ 20,000 में एक पार्टिकल ऐसा होगा जो रिबाउंड होके जाएगा। तो रदरफोर्ड ने अपने इसके अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग को ये बताया था कि जो हमारा एटम है उसके बीच में थोड़े से स्पेस में हमारा न्यूक्लियस लाई कर रहा है, उस न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये हमारा एटम, ये हमारा क्या है, एटम। अब एटम में देखिए ज़्यादातर स्पेस ये हमारा ब्लैंक है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। हमारे तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो रदरफोर्ड ने इतना तो बता दिया कि इसका जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं, ज़्यादातर पार्ट खाली है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूट्रल है, निगेटिव है, इस पर निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो कभी ना कभी ये होगा कि इसकी एनर्जी खत्म होगी, ऐसे चक्कर लगाते लगाते गिर जाएगा इसमें, कभी ना कभी तो एनर्जी खत्म होगी उसकी। तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए कि हमारी एटम की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे मेंटेन है। एक तो ये नहीं बता पाए थे, दूसरा जो एटम का हमारा स्पेक्ट्रम आता है वो कंटिन्यूअस ना होकर लाइन स्पेक्ट्रम आता है, तो वो ये दो चीज़ें नहीं बता पाए। आपको जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बस हम वहीं फोकस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, यानी कौन सी थ्योरी हमें क्या बताती है और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई, तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है। तो हम इतना ही आपको इसलिए बता रहे हैं कि एक तो रदरफोर्ड ने एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम में ये डिस्क्राइब कर पाए थे, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं डिस्क्राइब कर पाए थे कि एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम आता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दो चीज़ें ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। चौथी थ्योरी कौन सी है आपकी,
उसमें ये बताया था आपका, पहली बात तो बोर्ड्स ने जब बताया तो उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को लिया और प्लैंक क्वांटम थ्योरी, दोनों को लेते हुए तब जाके अपनी थ्योरी दी थी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, कोई भी हमारा एटम है, कोई भी हमारे पास मैटर है, एलिमेंट है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम रेडिएशन डाल रहे हैं तो रेडिएशन डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। तो अगर एब्जॉर्ब और इमिट कर रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में करता है। ऐसा नहीं होता है कि वो रैंडमली करे। तो वो जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटा, यानी छोटे छोटे पैकेट्स में जो क्वांटा कर रहा है इसकी एनर्जी क्या होगी, E इक्वल टू एच न्यू। ई क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो हम रेडिएशन दे रहे हैं उसकी एनर्जी E हो गई। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये पूछा जाता है प्लैंक क्वांटम, इसकी जो है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन आएगा आपका, उसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक हो गया SC/λ। यहाँ पे C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ, ठीक है। इसमें कभी कभी न्यूमेरिकल भी बन जाता है, बस इसी इक्वेशन पे, इसीलिए इसको हमने बताया कौन सी चीज क्या क्या होती है। E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू SC/λ। कभी कभी ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो इसके साथ इसका रिलेशन पूछ लिया, अब लैम्डा को ऊपर कर दिया, C को नीचे कर दिया, चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो ये डायरेक्ट कभी कभी सिर्फ फार्मूला भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा फार्मूला करेक्ट है। तो हमको याद रखना है E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू SC/λ। तो और दूसरी चीज, ये जो रेडिएशन हो रहा है, तो जैसे ही रेडिएशन किसी मैटर पे होगा तो उसके बाद उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो अगर स्प्लिटिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है तो उसको कहते हैं स्टॉक इफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी स्प्लिटिंग हो रही है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको कहते हैं स्टॉक इफेक्ट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रही है तो जीमैन इफेक्ट। प्लैंक क्वांटम थ्योरी से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो हो गया एक, E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू SC/λ। दूसरा होता है अगर स्प्लिटिंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रही है तो वो होगा स्टॉक इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रही है तो जीमैन इफेक्ट। ठीक है, बस ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है। अब जैसे ये मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस हो गया आपका। अब इलेक्ट्रॉन, बोर्ड्स ने क्या बताया, बोर्ड्स ने ये बताया कि जैसे आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बोर्ड्स ने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके पास ऑर्बिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता है, जिसका उन्होंने एंगुलर मोमेंटम भी बताया और ये भी बताया कि कौन कौन सी ऑर्बिट हैं। सेल के बारे में बताया उन्होंने कौन कौन सी सेल हैं, जैसे आप ये पढ़ते हैं KLMN, ये सब क्या है, सेल है। इनके बारे में बताया उन्होंने, ये बताया कि जो पर्टिकुलर ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है इसकी एनर्जी फिक्स है। इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला भी बताया, mgr इक्वल टू NH/2π। इतना एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए कि अगर जिसका एंगुलर मोमेंटम इतना है तो वो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। यानी जो है रदरफोर्ड पे इतना बता के चले गए कि वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बोर्ड्स ने उसको थोड़ा और बढ़ाया, बोर्ड्स ने ये बताया कि वो आखिरकार कौन सी ऑर्बिट में मूव करेगा। फिर उन्होंने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मूव करने की वजह से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो प्रोटॉन है यानी जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है
इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा, y नेगेटिव पॉजिटिव है तो एक अट्रैक्शन होगा। तो ये जो अट्रैक्शन है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है उसके राउंड करने से, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले। बैलेंस करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के ऊपर गिरता नहीं है और ये स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन करता है। तो ये इन्होंने बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मूव करने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हुआ और आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हुआ। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इन दोनों ने बैलेंस किया। बैलेंस करने की वजह से ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस आपका स्टेबल हो गया है, इलेक्ट्रॉन उसमें अच्छे से राउंड करता रहेगा। ये सारी चीज़ें बताई बोर्ड्स में, ठीक है। बोर्ड्स यहाँ तक बता चुके। अब सोमरफेल्ड ने क्या बताया? सोमरफेल्ड ने बस इतना बताया कि सबसेल का भी कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो राउंड कर रहा है, इसके बाद इसमें सेल तो आपने बता दिया KLMN सेल होती है। इसके बाद ये सिर्फ पर्टिकुलर एक लाइन नहीं है, कई सारी लाइंस मिलके बनाती है। ये आपका सबसेल का, यानी सेल का कॉन्सेप्ट यहाँ तक हो गया। सोमरफेल्ड ने बताया, सबसेल का कॉन्सेप्ट बताया। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो राउंड कर रहे हैं ये सर्कुलर ही नहीं होता है, ये इलिप्टिकल भी हो जाता है। इलिप्टिकल शेप ऐसा होता है कुछ इस तरह से। यानी सोमरफेल्ड ने दो चीज़ें बताई, एक तो सबसेल का कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा उन्होंने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन राउंड करता है, ये जो आपकी ऑर्बिट्स हैं ये सिर्फ सर्कुलर ही नहीं होती, इलिप्टिकल भी होती है। एक सबसेल का कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा इन्होंने बताया कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये सर्कुलर के साथ साथ इलिप्टिकल भी हैं। दो चीज़ें इन्होंने बताई। ये हो गया पूरा आपकी पांचों थ्योरीज के बारे में कि किसने क्या क्या बताया, किसने क्या नहीं बताया। सबसे पहले हम इसको कोई एलिमेंट x है हमारे पास, a क्या है, एटॉमिक नंबर, p क्या है, मास नंबर, और जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, बस उनके चार्ज अलग अलग होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब हम इसको मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कितने न्यूट्रॉन होंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे हमने सोडियम ले लिया। अब इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 11, न्यूट्रॉन 23 माइनस 11, ठीक है। जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हम न्यूट्रॉन निकालते हैं वो क्या कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। कैल्शियम ले लो, कैल्शियम में कितने प्रोटॉन्स, 20, इलेक्ट्रॉन 20, न्यूट्रॉन 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। Na प्लस, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्लस और माइनस क्या बताता है, प्लस माइनस ये बताता है ये अभी क्या है, फ्री स्टेट में है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन लिया है ना तो दिया है। किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन दे दिए। पॉजिटिव मतलब होता है देना और निगेटिव मतलब लेना। जितने आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे इतना मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए। वैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 होंगे, लेकिन इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। हमारे पास एक ही प्लस है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10। ऐसे कैल्शियम ले लो, कैल्शियम Ca2 प्लस, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, भाई ऐसे 20 होने चाहिए, और उसने क्या किया, 2 दे दिए, 2 प्लस है ना तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। क्लोराइड ले लो, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 17 होते हैं वैसे,
17Cl होता है, 17Cl35 या 17Cl37। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 17 है हमारे पास ऐसे, और ये निगेटिव, निगेटिव मतलब इसने ले लिया है, प्लस मतलब देना, निगेटिव मतलब लेना। तो इसने क्या किया, एक ले लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18। ठीक है, एक तो फ्री स्टेट में आपको एटॉमिक नंबर पता है, तो उससे आप देख सकते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ना उसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना दिया है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव होंगे उसको माइनस कर देंगे उसमें से, और अगर निगेटिव है तो इसका मतलब उसने लिए हैं, तो लिए हैं तो हम उसको प्लस करेंगे, लिया है तो हमारे पास तो है वो, तो हम क्या करेंगे, जितने लिए रहेंगे उतने को प्लस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ये आ गया। ठीक है, चलो अब इसमें बताओ, ये क्या है, क्लोरीन है, क्लोराइड हो गया ये। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लिया है कि दिया है, एक लिया है। वैसे कितने होने चाहिए, एटॉमिक नंबर याद रखिए सबका, एटॉमिक नंबर जितना ही होगा उतने प्रोटॉन नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, सिंपल। लेकिन अगर उसने दिया है इलेक्ट्रॉन या लिया है तो हम उसको फिर यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो इसने क्या किया, एक लिया हुआ है, 10 हो गए। ये क्या है, ऑक्सीजन, इसका कितना होता है, 8। इसने क्या किया, 2 लिए हैं, तो इसमें क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ये नियान, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10। इसके पास इसके पास सब में 10-10 आ गए, आ रहे सब में। अगर सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक वर्ड कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से हैं जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो मीन्स होता है सेम, और उसके पीछे जो लिखा हो वही सेम है, तो आइसो हो गया बराबर, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। ये हमने आपको बता दी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। 1 2 3 4 5 ये पांचों लिख दिए जाते हैं। इसमें से पूछते हैं कि कौन सा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा नहीं है। इसमें 3-4 और जोड़ देते हैं और पूछ लेते हैं, तो जो सबसे करेक्ट वाला आंसर होता है वो यही होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपका दिख रहा है कि सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब 3 वर्ड आपके और आते हैं, आइसोबार और आइसोटोन्स, ये सब आते हैं ना, उसको भी समझ लीजिए, समस्थानिक, संभारिक। पांच चीजें हैं आपके पास, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपने पढ़ लिया कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेम। अब पहला हम देखते हैं आइसोटोप्स, इसको कहते हैं समस्थानिक, पढ़ते हैं ना समस्थानिक, समस्थानिक, और ये होता है संभारिक, और ये सम न्यूट्रॉनिक, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। तो ये अभी बताएंगे। यहाँ पे देखिए, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास होता है। हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन में यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है। यहाँ पे क्या डिफर कर रहा है, मास नंबर डिफर कर रहा है। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 37 है।
तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका सेम है। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो वो किस में जाएगा, आइसोटोप्स में। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का। ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, आइसोटोप्स के। और दूसरी चीज, जब एटॉमिक नंबर सेम होगा इन सब का, तो वहां पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम होगी। कोई भी एलिमेंट हो उसमें दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो इसका मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सबकी सेम होगी। अब ये क्वेश्चन इस समय खूब पूछा जा रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी किसकी सेम होगी। क्योंकि ये समस्थानिक संभारिक लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, बता भी ले जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दिया कि अब उन्होंने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेके जोड़ के पूछना शुरू कर दिया। तो जब यहाँ पे जो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जो समस्थानिक होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी ये एटॉमिक नंबर से गवर्न होती है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें सेम होगी। आइसोबार्स में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है। कैल्शियम हो गया 20, कैल्शियम का कितना होता है, पोटेशियम का। अब यहाँ पे देखिए मास नंबर आपका क्या हो रहा है, सब में सेम हो रहा है। ये भी मास नंबर 40, यहाँ भी मास नंबर 40, यहाँ पे भी मास नंबर 40, सभी का क्या है, 40 है। तो जहाँ भी आपका एटॉमिक नंबर डिफर करे, यानी नीचे ये जो एटॉमिक नंबर है ये आपका डिफर कर रहा है, देखो सब में अलग अलग है, लेकिन मास नंबर आपका क्या है, सब में सेम है। तो जब मास नंबर सेम होगा तो कहलाएंगे समभारिक, यानी आइसोबार्स, समभारिक या आइसोबार्स। अब यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ निकालिए, कितने आएंगे, 14 माइनस 6 कितना आया, 8। यहाँ निकालिए 16 माइनस 8, 8। आइसोटोन्स वे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहे। आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन देंगे, आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर लीजिए, अगर वो आपका सेम आता है तो वो सब क्या होंगे, आइसोटोन्स होंगे। ठीक है, इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ठीक है, 3 चीजें होगी। चौथा आइसोडायफर्स, ये आजकल को पूछा जाने लगा है। इसमें है आपका n-p, यानी जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उसको प्रोटॉन नंबर से माइनस कर देंगे, तो जो जिसका जिसका सेम आएगा वो क्या होंगे, आइसोडायफर्स। जैसे मान लो हमें ये दे दिया तो हमने क्या किया, इसका निकाल लिया कि हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लिया, उसको प्रोटॉन से माइनस कर दिया। तो जिसके जिसके केस में ये वैल्यू सेम आ जाएगी वो सब क्या होंगे, आइसोडायफर्स। कभी कभी पेपर थोड़ा टफ बनाना होता है तो उन तीनों से नहीं पूछते, उनको हटा देते हैं, तब इसको लेके आते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं याद करना है आपको, सिर्फ n-p याद कर लो बस, कि जो हमें दिया रहेगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, प्रोटॉन से माइनस कर देंगे, जिसमें जिसमें सेम आएगा वो सब आइसोडायफर्स हो जाएंगे। ठीक है, पांचों क्लियर हो गए, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये पांचों में से एक आध क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है।
आपको पता है KLMN। सब सेल क्या हो गया SPDF, ये सब होता है ना। 3 चीजें हैं आपकी, एक तो हो गया KLMN, ये सब आपके क्या हैं सेल, सब सेल और ऑर्बिटल, 3 चीजें हैं बस। SPDF। अब इसमें भी देखिए S आपका ऐसे ही रहता है। P में कभी कभी आप पढ़ते हैं PX, PY, PZ, 3 पढ़ते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। पहला आपका कौन सी सेल है, उसके बाद आपका सबसेल कौन सा है, उसके बाद आपका ऑर्बिटल कौन सा है। S में कुछ नहीं होता है, S में एक ही रहता है। P में आपका ये 3 तरह का हो गया, D में 5 तरह का, D XY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2, ये 5 तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें बदल बदल के कभी पूछा जा सकता है। मान लो कि इसको कुछ नया नाम दे दें, अब पूछें ये D का ऑर्बिटल है या नहीं है। क्वेश्चन तो सिंपल सा है, लेकिन अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपका एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 हो जाते हैं, D में 5 हो जाते हैं, F में 7 हो जाते हैं। ठीक है, बस इनका नाम पूछा जा सकता है, कौन सा F का है कौन सा नहीं है। तो जब कभी देखा नहीं होगा तो गलत करके ही आएंगे। P में आपके PXY, PX, PY, PZ 3 हो गए। D में आपका DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2। F में आपका हो गया FX, यहाँ पे देखिए X2Y2 सेम है, तीनों में सेम है, सिर्फ पहले वाले में X हो गया, दूसरे में Y हो गया, तीसरे में Z हो गया। X2Y2 तीनों में लिखा हुआ है। ठीक है, चौथा आपका XYZ, और ये वाला हो गया ZQ। इसमें क्या किया XZ2 YZ2। तीसरे में हम क्या करते, एक और Z रखते तो क्या हो जाएगा ZQ, वो हमने ये लिख दिया है। ठीक है, याद करने में बिल्कुल टिपिकल नहीं है। X2Y2 के पहले एक बार X लिखो, फिर Y लिखो, फिर Z लिखो, 3 तो ये हो गया। चौथा आपका XYZ, इसके बाद हो गया XZ2 YZ2 और FZQ। ठीक है, सिर्फ ये सीधे पूछा जा सकता है कि F का ऑर्बिटल है या नहीं है, सिर्फ इसी से। अब ये हो गया आपका पहला सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इसमें सब सेल अगर एक है तो क्या हो जाएगा S, इसमें 2 हैं तो क्या हो जाएगा S और B, यहाँ पे S P और D, यहाँ पे S P D और F। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका एक फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, 2n²। अब यहाँ पे वैल्यू रख के बताओ कितना कितना आएगा। पहले वाले में क्या आएगा, हाँ तो 2 आएगा, तो बताओ। तो दूसरे वाले में 8 आ रहे, इसमें 27 कैसे आया, मल्टीप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। 32 तो सही है, लेकिन कुछ लोग 36 भी बता रहे हैं। अब सोचो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो। एक्चुअली बात ये है ना कि तुम लोगों ने मान लिया है कि ये बहुत कठिन चीज़ है, इसलिए नहीं समझ पा रहे। जब ये मान लोगे ना कि जो है ये चीज़ इजी है तो करोगे और समझोगे।
अरे तो ये मल्टीप्लाई नहीं आता क्या? हमने फार्मूला दे दिया, तुमसे वैल्यू पूछ रहे हैं, तो उसमें कौन सी आप बता रही? अभी बड़े बड़े न्यूमेरिकल कर लेते हो बैठ के, और ये नहीं कर पा रहे। यही तो किया गया है, और क्या किया गया भाई? ये 2 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, 9 2 जा 18 आ गया, 16 2 जा 32 आ गया। बस यही तो किया गया है। सबसेल का फॉर्मूला है n² और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है 2n²। यहाँ पे जब n² आप लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके मैक्सिमम रह सकते हैं। 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा? 1। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। s हो गया, s आपका ऐसा बनेगा, p px py pz 3 बनेंगे। कितने हो गए? 4। 1 2 3 ये 4। s ये 1 हो गया, p 1 2 3 और d 1 2 3 4 5। ऐसे ही इसको करेंगे तो कितना आएगा? 16। भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एक इसमें 3 बॉक्स, इसमें 5, इसमें 7। इस तरह जब टोटल करेंगे तो आपको 16 दिखाई देंगे। यानी अगर पूछ लिया जाए कि डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मान लो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 10। क्योंकि आपके पास एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो अगर हम इसमें पूछ रहे हैं कि दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, कितने भर गए? 2 4 6 8। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ऐसे तो फिलिंग होगी उसकी। इसके बाद ये जो 18 आए हैं कैसे भरे जाएंगे? भाई 10 ये हो गया, 6 ये हो गया, 10 6 16 17 18। ये जो 18 इलेक्ट्रॉन ये जो आए हैं आपके, कहीं ना कहीं भरे जाएंगे ना। तो इसी तरह से भरे जाते हैं आपके, कि आपके एक में 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए, फिर आप प्लस करके देखिए तो उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। सीधे सीधे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि f ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 14। s में 2 हो सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 14। ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन जब आपको ये नहीं आता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। एक ये हो गया। सेम डायरेक्शन नहीं होता है, ये अभी क्वांटम नंबर बताएंगे, उसमें बता देंगे कि आपको जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो दोनों अपोजिट होता है। स्पिन की वजह से जो उनका साइक्लाइजेशन होता है, एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज, इसी वजह से चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि चारों क्वांटम नंबर आपके सेम नहीं हो सकते। ठीक है। अब इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन की हमें फिलिंग करनी है तो हम किस तरह से लिखेंगे? आपकी जो सेल्स हो गई, सेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? पहले में 2 के 8 के 1, ठीक है, 2 8
1। इसको करने के लिए हमें बस एक रूल अपना याद रखना है कि जो लास्ट वाला हमारा सेल है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते, और जो उसके आउटर मोस्ट से अंदर वाला पेनल्टीमेट सेल है उसमें 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। बस 2 ही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जो सबसे लास्ट है उसमें 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, और लास्ट से एक अंदर वाले में 18 से ज़्यादा होंगे। अगर हम मान लो कि यहाँ पे एक को यहाँ जोड़ के लिख देते तो क्या हो जाएगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसकी सेल का यूज़ किया। ऐसे ही मान लो ये है, इसको कैसे लिखेंगे, 8 8 ठीक है। ऐसा हमने चौथा वाला क्यों यूज़ किया, समझ गए आप, क्योंकि लास्ट वाले में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें 3 2, इसमें ऑर्गन 2 8 8 और 3, बस इतना ही। अब इतना ही, इतना ही नहीं, अब इतना ठीक। अब कितना आएगा यहाँ, ज़्यादा पढ़ते पढ़ते थक गए इसीलिए सिर्फ वो प्लस माइनस सिखा रहे हैं कि बस प्लस माइनस सीखो, बस ज़्यादा ना हैवी हो जाए, ठीक है। ये क्या है, इसका अब अरे इन लोग को भी जोड़ देते हो, 8 लिख दें। ये देखिए, ये सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा, जो इनर्ट गैस का होता है सबसे स्टेबल होता है। इसलिए आप देखिए सभी में 8 और 18 आ रहा है, नहीं तो नहीं आता। अगर हम कोई रैंडम जैसे ऊपर हमने लिए थे, सोडियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, उसमें ये चीज़ फॉलो अप नहीं हो रही थी, लेकिन इन सब में हो रही थी। चलो आप देखते हैं कौन बताता है। ये आपके बोरबरी कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शन हैं, इसलिए आप जो बताएंगे हम उसको अभी उल्टा करें, इसलिए पहले आप बता दें। 2 8, उसके बाद 8 नहीं आएगा, बताओ बताओ कितना आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, क्यों ये हो रहा है 24 की नहीं, पहले ये बताओ, हो रहा है ना। ये एक्सेप्शन है आपका, बोरबरी कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन है कि भरना तो ऐसे चाहिए, लेकिन वो इस तरह से भरा जाता है। ये याद कर लो इसके साथ ही कि आपका जो क्रोमियम का है उसका लास्ट का 3d5 4s1 होता है, बहुत पूछा जाता है। आपका कॉपर हो गया, कॉपर में क्या होगा 2 8, फिर क्या होगा बताओ, जोड़ो, हो रहा है कि नहीं, 29 ही होना चाहिए। जितना हमारा यहाँ एटॉमिक नंबर होता है उतना ही होने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम क्या कर रहे हैं, सेल में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ये हमारा K सेल हो गया, ये L, ये M, ये N, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम डिफरेंट सेल में फिलिंग कर रहे हैं कि कितने कितने होने चाहिए। अब यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे 2 8 18 1 इसका ये होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, तो आप ये नहीं बताएंगे, आपका करेक्ट होगा एक ये और एक ये, क्रोमियम का ये होगा और कॉपर का ये होगा। ये एक्सेप्शन है इसका कि ये बोरबरी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, और इसका ये हो जाता है 3d10 4s। ये सब तो पढ़ाया था, इसमें आधे बच्चों ने पढ़ा भी है, आधों ने नहीं पढ़ा है, मानते हैं आधे बच्चों ने पढ़ा है।
अब बीएससी किए हो तब नहीं जान रहे, तब तो ये शर्म की बात है। जो नहीं किए हैं उनके लिए बात समझ में आती है। भाई जैसे जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उससे पूछ लो कौन किसका बेटा है, वो तो नहीं बता पाएगा। लेकिन हिस्ट्री वाले के लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। वो कहेगा तुम्हें यही नहीं आता, यही तो कहेगा कि तुम्हें यही नहीं आता कौन सा किसका बेटा है, कौन किसका जो है पुत्र है, बताओ, है कि नहीं। अब अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ा है ये नहीं बता पा रहा है तो दिक्कत है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए बात मानते हैं कि नई चीज़ तो क्यों नहीं पढ़ा तुमने। इस समय देखिए जो युग चल रहा है ना, आपको सब समझना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सारी चीजें आएंगी। कोशिश की आगे ही तो जीत है, पहले कोशिश नहीं करोगे तो जीत कहाँ से। जो कोशिश नहीं करता कभी नहीं जीत सकते। सबसे पहले कोशिश तो करनी पड़ेगी। एग्जाम देने नहीं जाओगे, अपना जब रिजल्ट आएगा तो खोजोगे रोल नंबर, कैसे मिलेगा। जब एग्जाम दिए रहोगे रोल नंबर खोजोगे तब तक कोई पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगा। और जब घर में बैठे हो सोच रहे हो कि अब मैं रिजल्ट देखता हूँ मेरा आया तो कहाँ से दिखेगा। हो सकता है ऐसा कि दिख जाए, वो तो चमत्कार ही है उसमें। चलो कुछ क्वेश्चन बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा और समझो जरा सा। इसको आपको सीरियल से याद रखना है। पहली बात आपसे तो सीरीज में यही पूछता है कि लाइमर, बामर, फास्टर, ब्रैकेट, कौन, अम्फरी। इसका मतलब ये है कि जो जैसे आपका ये है, मान लीजिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी क्या है, सेल्स है। सेल्स से जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, एक तो हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है भाई, इसके पास में है तो कम डिस्टेंस है, जब इसके बाद दूसरी ऑर्बिट आई डिस्टेंस और बढ़ गया, ऐसे डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। सबसे कम एनर्जी इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। तो जो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन कोई जाएगा अंदर तो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, यानी कि जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ के पास एनर्जी कम थी। जैसे जैसे बाहर जा रहा है एनर्जी ज़्यादा हो रही है, तो अगर बाहर वाला अंदर जाना चाहेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो एनर्जी बाहर निकाला, तो जब बाहर से अंदर जा रहा है तो क्या कर रहा है, वो इमिशन कर रहा है। इस केस में होगा इमिशन, यानी एनर्जी को बाहर निकाल के बाहर से अंदर की ओर जा पाएगा। और अंदर से अगर बाहर जाना है तो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अगर बाहर वाले सेल से अंदर जाने की कोशिश करेगा तो एनर्जी को बाहर निकालेगा, लेकिन अगर अंदर वाली सेल्स में है और बाहर आना चाहेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर जाएगा। सेम यहाँ पे भी यही है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अलग अलग अपने सेल्स में मूव करते रहते हैं अलग अलग ऑर्बिट में।
तो क्या करेगा कि जो बाहर वाला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब वो अंदर जाना चाहेगा तो आपका जब सबसे पहले वाली सेल में जाएगा, ये सबसे पहली वाली है के सेल, इसके बाद ये एल, ये एम, ये वाली एन, ये अलग अलग आपकी सेल्स हैं। जब ये सबसे अंदर वाले में जाना चाहेगा तो लाइमन सीरीज आपकी फॉलो होगी, और जब अंदर से बाहर वाले में, यानी यहाँ पे के में, यहाँ एल में जाएगा तो बामर सीरीज, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पॉइंट, फिर आम्फरी। इसका ये नंबर आपको याद रखना है बस। इससे ये पता चलता है कि ये सबसे अंदर वाले में जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन हमारा एकदम अंदर वाले में जाएगा तो हमारा लाइमन सीरीज, ठीक है। अब हमारे पास जैसे किसी भी सेल से अंदर जाना चाहेगा तो कितनी लाइंस मिलेंगी, इसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 1/2। जैसे मान लो अगर 4 से अंदर जाना चाहे, n इक्वल टू 4 से, तो कितनी लाइन मिलेगी भाई? 3 हमने बना के दिखा दी है। अब फॉर्मूले में देखो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। 3 तो दिखाई दे रही है, अब 3 को थोड़ा खोजना पड़ेगा हमें, तो 3 तो दिखाई देगी। इसके बाद इसमें भी 4 से को अंदर आएगा तो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी जा सकता है। ये वाली लाइन तो हमने बनाई नहीं अभी तक। 3 हो गई, 4, 5, एक केस और बनेगा। एक क्या होगा, यहाँ से भी तो अंदर जा सकता है, यहाँ पे। तो ये जो 6 लाइनें मिलेंगी वो इस तरह से मिलेंगी। 3 तो हमें दिखाई दे जाएंगी सीधे सीधे। इसके बाद इस 4 से ये 3 कॉम्बिनेशन और बनेंगे, यानी हमें 6 लाइनें इस तरह से दिखाई देंगी। ये हाइड्रोजन का हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम है कि जो हमें दिखाई देता है कि एक लाइन, वो सीधे एक लाइन नहीं होता, वो बंच ऑफ लाइन्स होती है। बस आपको इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा नहीं समझना है। इसमें एक तो ये सीरीज आपको याद रखना है और कौन से नंबर पे कौन सी सीरीज आपकी हो रही है, और आपका इमिशन कब हो रहा है। इमिशन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब आउटर से ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो क्या होता है, इमिशन। और एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब ग्राउंड से आउटर पे जाते हैं। ग्राउंड मतलब होता है अंदर, सबसे जो अंदर होता है उसको कहते हैं ग्राउंड लेवल, यानी आपका मेन एनर्जी लेवल। और यहाँ से जब बाहर गया तो एब्जॉर्प्शन हो गया। इसमें बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। ये सीरीज वाले से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, कौन सी सीरीज में क्या हो, बस। क्वांटम नंबर्स कितनी होती हैं, पहला क्वेश्चन की क्वांटम नंबर्स कितनी होती है, कितने तरह की होती हैं, 4 तरह। मेन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, इसको सेकेंडरी भी सब्सिडरी भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, आपको जब अलग अलग नाम दिखाई देंगे तो आप समझिएगा यही वाला है, क्योंकि इसके 5-6 नाम हैं, एक नाम नहीं है। लेकिन इसके सिर्फ 2 नाम हैं और इन सब के सिंगल नाम, सिर्फ इसी के नाम सबसे ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। दूसरा हो गया एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। सबसे ज़्यादा जैसे ये पहला वाला है आपका, जो सबसे पहला वाला है वो बताता है साइज को,
यानी आपका जो एटम है उसका साइज, यानी जो सेल्स हैं कितनी सेल्स होंगी। जब सेल्स आपको पता चल जाएंगे, पता चल जाएगा उसका साइज छोटा होगा या बड़ा होगा। शेप किस आकार का होगा, जैसे आपका एस पी डी एफ, ये क्या होता है, स्फेरिकल, इस तरह दिखाई देता है। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। पी कैसा दिखाई देता है, डंबल से। देखे तो ऐसा दिखाई देता है, इस तरह का या इस तरह का या इस तरह का, ठीक है। डी कैसा दिखाई देता है, डबल डंबल से, ऐसा। और अगर जो है इसको हम बनाते हैं S for spherical, T for डंबल शेप, D for डबल डंबल शेप, F for कॉम्प्लेक्स। यानी S आपका स्फेरिकल ही रहेगा और P आपका जैसे PX है तो X डायरेक्शन में उसके जो ये लोब्स हैं दिखाई देंगे और Y में PY हो जाएगा, PZ में Z डायरेक्शन में। और इसमें क्या होता है, ये तीन आपके जो D XY, DYZ और DZX हैं, ये आपके एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं और दो पाए जाते हैं आपके ऑन द एक्सिस। ये क्वेश्चन बहुत आजकल पूछा जा रहा है कि ऑन द एक्सिस कौन से होता है, तो होते हैं आपके ऑन द एक्सिस, यानी ये एक्सिस पर पाए जाते हैं, एक्सिस के ऊपर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस के ऊपर हैं और ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस। तो आपको बिटवीन नहीं याद रखना है, बस ऑन द एक्सिस ये दोनों को याद रखना है। तो ये तो हो गया आपका शेप। अब शेप जैसे साइज आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दे रहा है और शेप आपको बताएगा एजीमुथल वाला। और ओरिएंटेशन यानी आपका यहाँ इसने बता दिया कि ये एस होगा कि टी होगा कि डी होगा कि एफ होगा, ये इसने बता दिया, ठीक है। दूसरे वाले अब पी में भी कौन सा पी होगा, भाई पी भी तो तीन हो सकते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ऐसे ही डी भी आपके 5 तरह के हो सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक वाला है वो ओरिएंटेशन बताता है, यानी कौन सी एक्सिस की तरफ वो रहेगा। पहले वाले ने साइज बता दिया कि उसका साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा। दूसरे ने बता दिया शेप कि वो एस का होगा कि पी होगा कि डी होगा कि एफ होगा। इसने क्या बता दिया कि वो कौन सा वाला ऑर्बिटल होगा, यानी एक्स एक्सिस की तरफ होगा कि वाई होगा कि जेड एक्सिस की तरफ होगा। ये आपका बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम। और स्पिन कुछ नहीं बताता है, स्पिन सिर्फ ये बताता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन दो आप भरेंगे ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें मेन क्वांटम नंबर चारों में क्या क्या होंगे। ये जो आगे लिखा रहता है सबके, ये क्या होता है, मेन क्वांटम नंबर 1s 2s 3s 3d, ये कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम्पल। तो जो उसके आगे लिखा होगा ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया या मेन क्वांटम नंबर हो गया। यहाँ पे यानी n = 1 क्या हो गया, यहाँ पे n = 2, इसको n से डिनोट करते हैं, इसको l से, इसको m, इसको s। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो गया। यहाँ पे n = 3, यहाँ पे n = 3। मान लो 2p ले लिया, यहाँ n = कितना आएगा 2। जो आगे लिखा रहेगा वही आपका मेन क्वांटम नंबर है, ठीक है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये पहली ही सेल है। यहाँ पे n = 2 है तो पता चल रहा है दूसरी सेल भी इन्वॉल्व हो गई है। यहाँ n = 3 है तो पता चल रहा है इसमें तीसरी सेल भी इन्वॉल्व है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएंगी उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, ये बता रहा है। दूसरा एजीमुथल एस होता है तो n = 0, p n =
1, D के लिए L इक्वल टू 2, F के लिए L इक्वल टू 3। अब हमारे एग्जाम्पल यही है 1s। मान लो 1s के लिए हम पूछ रहे हैं कि दोनों क्वांटम नंबर बताओ, तो n इक्वल टू कितना आ गया 1, L इक्वल टू कितना आएगा भाई, s है तो s के लिए L कितना हो गया 0, तो यहाँ पे L इक्वल टू 0। दूसरे एग्जाम्पल के लिए ले लो, n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 0। s है ना, अगर हमारा s होगा तो जो हमारा एजीमुथल यानी दूसरा वाला क्वांटम नंबर होगा, s के लिए L इक्वल टू 0, p के लिए L इक्वल टू 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अब यहाँ पे मान लो 3p, तीसरा एग्जांपल ले लो, n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1, 3d के लिए ले लो, n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। कोई भी हमें दिया रहता है हम इस वाले चीज से अपना निकाल सकते हैं। अगर हमारा S दिया है तो क्या होगा, P में क्या होगा, D में क्या होगा, हम इनको देख के निकाल लेते हैं। ठीक है, L इक्वल टू 3 दिया है, n इक्वल टू मान लो 2, तो L की कितनी वैल्यूज होंगी, 0 to n माइनस 1, इतनी वैल्यूज होगी। तो हमारा 0 हो गया, n की वैल्यू कितना दी है, तो माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, यानी 0 से 1 तक, यानी 0 और 1, यानी जिस समय पे n इक्वल टू 2 होगा L की वैल्यू 0 और 1 होगी। हमारा फॉर्मूला यही रहेगा 0 to n माइनस 1। अगर हमें n इक्वल टू 4 दे दिया तो कितनी वैल्यूज होंगी, 0 to 4 माइनस 1, यानी उससे एक कम बस। तो 0 to 3, 0 1 2 3, L इक्वल टू n इक्वल टू अगर 6 हो गया तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम सिर्फ 0 से स्टार्ट करेंगे और एक कम तक लिख देंगे बस। 0 1 2 3 4 5, n इक्वल टू 3 है तो 0 1 और 2, ये हो गई L की वैल्यू। बस हम जितना n दिया होगा उससे एक कम, और 0 को भी जोड़ के, ठीक है, 0 को हटाना नहीं है। अब यहीं पे अगर दे दें 3p, अब इसके लिए हम कहें कि जो है वैल्यूज निकालो तो क्या होगा, n इक्वल टू कितना हो गया 3, L इक्वल टू 1 हो रहा है ना, L इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जैसे ये n इक्वल टू 3 है तुम्हारा, तो हमारा L क्या क्या हो सकता है, 0 1 और 2, तो उसमें से ये एक वैल्यू है। अगर हमारा ये 3p है तो हमारा 3s 3p 3d 3 बनेंगे ना, इसीलिए ये 3 वैल्यूज हैं। ये 0 वाले के लिए ये है, 1 वाले के लिए ये है, 2 वाले के लिए ये है। तो 0 क्योंकि यहाँ पे s है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ p है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये 1 वाला एक एग्जांपल हमने तुमको दे दिया था। L इक्वल टू 2 दिया है तो n की वैल्यूज माइनस L2 प्लस L विद 0, यानी अगर L इक्वल टू 2 दिया है तो m की वैल्यू क्या क्या होंगी, -2 -1 0 +1 और +2। ये वैल्यूज किसकी होंगी, m की, यानी मैग्नेटिक क्वांटम। L इक्वल टू अगर 4 दे दिया तो n की वैल्यू माइनस से शुरू करेंगे प्लस तक आ जाएंगे बस 0 के साथ।
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हो गया। L इक्वल टू 3 के लिए अब आप लोग बताइए M इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 और 2 और 3। अब एग्जाम्पल जैसे मान लो दे दिया 4p, इसके लिए कह रहा है चारों क्वांटम नंबर बताइए। इस तरह से आपसे अभी हमने क्या था एक एक बताइए आपको। अब इसमें अगर चारों पूछ रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, n इक्वल टू यहाँ पे p है तो कितना हो जाएगा 1, अगर s है तो 0, p है तो 1 और d है तो 2, तो हमने यहाँ कितना बता दिया 1। और l इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 0 और +1, ऐसे ही तो निकालना है। अब यहाँ पे दे दिया हमने 5d, इसके लिए तीनों निकालो। n इक्वल टू पहले देखो कितना हो जाएगा 5, n इक्वल टू 2, m इक्वल टू -2 -1 0 +1 और ये +2। बस आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है, हो सकता है बस यही दे के पूछ ले, नहीं तो ये दे के पूछ लेगा। अगर ऐसा कुछ दे दिया तो भी आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो ये आपकी चारों क्वांटम नंबर इस तरह से निकाली जा सकती है। अगर आपको एक वैल्यू दे देगा तो निकाल लेंगे उसका। और एस की वैल्यू सिंपल एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और दूसरे के लिए -½ ये स्पिन क्वांटिटी। अब इसमें आपसे क्वेश्चन एक तो इस तरह से देके पूछ लिया, दूसरा ये देके पूछ सकता है कि सोडियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स बताइए। तो आप क्या करेंगे SPDF के फॉर्म में इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे, ठीक है। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, चलो बताओ n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यानी नंबर ऑफ सेल मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मान लो इतना पढ़ लिया और क्वेश्चन ये वाला आ गया, तो फिर क्या करोगे, इतनी महाभारत पढ़ ली और क्वेश्चन आ गया ये 7 हो सकती हैं, ठीक है। जब हम अबाउट रूल पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, बस यही लास्ट। देखिए अब जब हम अबाउट रूल पढ़ते हैं तो देखिए हमारा n कहाँ तक गया है मैक्सिमम 7 के आगे हमने नहीं लिखा है। तो अगर हम ये क्वेश्चन ना भी पढ़ें तो हम यहाँ से टैली कर सकते हैं। तो जब सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ोगे तब माइंड में सेट होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से हम पकड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही रीड करेंगे। जैसे अबाउट रूल हमने पढ़ लिया तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि जो हमारा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कहाँ तक वैरी कर रहा था, होता है ना, तो हमें दिखाई दे जाएगा कि 7 तक वैरी कर रहा है। अब यहीं से हमें दिखाई देता है कि फीलिंग हम किस तरीके से। ये बता रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा,
उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, इसको जोड़कर जाओ ऐसे ऐसे किया, इसको जोड़ दिया इधर, इसको जोड़ दिया इधर, इसको जोड़ दिया, बस। 3s के बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके आगे नहीं याद रखना है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। इतने से ज़्यादातर सब हो जाता है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। सबसे कम एनर्जी इसके पास है, उसके बाद एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि किसमें भरेंगे, तो जो यहाँ रहेगा उसकी एनर्जी कम है, उसके बाद फिर बढ़ती चली जाती है। ये है आपका आप आओगे। अब आ जाए पढ़ने। अभी इसका पूरा नोट्स अभी शाम को हम भेज देंगे, तो आप लोग शाम को एक बार पहले देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस उन्हीं को, और जो बॉक्स में दिए रहेंगे वो सब आए हुए क्वेश्चन, तो उनको जरूर रीड करें, ठीक है।